नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे, पूरी पढ़ाई में मन से लगे हुए होंगे। चलिए तो बिना किसी देरी की शुरुआत से शुरू करते हैं। समझिए, संविधान में भाग, अनुच्छेद को समझिए। भाग 1 हो गया आपका। भाग 1 के अंतर्गत आर्टिकल 1 से 4 आता है, जो कि संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, समझिए। भारत राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ का है मतलब यूनियन, ना कि फेडरल। फेडरल में संघ होता है, यूनियन में भी संघ होता है, लेकिन फेडरल संघ अमेरिका अपनाया, जबकि भारत यूनियन अपनाया है। ठीक ना। इसका मतलब हुआ कि राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकता। यूनियन में राज्य कभी टूट के अलग नहीं हो सकते हैं, और जबकि फेडरल में राज्य टूट करके अलग हो सकते हैं। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है भाग अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 कहता है संसद राष्ट्रपति के पूर्व सूचना दे करके राष्ट्रपति को कह देगा संसद की, चलिए मैं एक नया राज्य को निर्माण कर रहा हूँ विदेशी राज्यों से आपस में समझौता करके, तो एक विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकता है। क्या कहता है अनुच्छेद 2 कहता है। अनुच्छेद 3 भी यही कहता है। जैसे अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को मिलाया गया, पहले से राज्य बनाया गया, जब एक साल उसको अच्छा लगा सिक्किम राज्य को, तो पूर्ण राज्य बन गया अपना। अनुच्छेद 2 के तहत सिक्किम को बनाया गया, समझे ना। उसी तरह अनुच्छेद 3 है। चलिए, अनुच्छेद है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व में पहले सूचना दे देगा, ठीक ना, कि हाँ अपना देश के भीतर कोई भी स्टेट को, एक स्टेट कोई बड़ा स्टेट है उसको जैसे कि 2 भाग में बांट गए हैं, 2 राज्य का निर्माण कर गए हैं, तो एक राज्य को 2 राज्य में निर्माण कर सकता है, उसका नाम में परिवर्तन कर सकता है, सीमा में परिवर्तन कर सकता है। हाँ, ध्यान रहे कि संसद पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देगा, और जब संसद से पास हो जाएगा तो कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति उस पर साइन करे, क्योंकि जब पहले राष्ट्रपति को बताइए दिए तो फिर उससे साइन करवाने की क्या जरूरत है। इसीलिए राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर अपना देश के अंदर किसी राज्य को नया राज्य बना सकते हैं अनुच्छेद 3 के तहत। जैसे कि तेलंगाना का निर्माण हुआ 2 जून 2014 को, समझे ना। फिर झारखंड का निर्माण हुआ बिहार से लग करके, उत्तराखंड का हुआ आपका, छत्तीसगढ़ का हुआ 2000 में। इस टाइप से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 कहता है कि जो उपयुक्त अभी बताएं 2 और अनुच्छेद 3, 2 और 3 में किया गया संशोधन वो अनुच्छेद 368 के अधीन नहीं आएगा। जैसे अनुच्छेद 368 आगे हम फर्दर बताएंगे आपको संशोधन के बारे में। 368 में कहा गया कि कोई भी संविधान के अनुच्छेद में, संविधान में आप संशोधन पॉजिटिव रूप से कर सकते हैं। तो जो 2 और 3 में संशोधन हुआ, मैंने नया राज्य का निर्माण हुआ या नाम चेंज किया, वो आपका संशोधन में नहीं आएगा। संशोधन के बारे में तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए कि संशोधन के लिए 368 के तहत आपको जैसे कि विशेष बहुमत के साथ साथ आधा से अधिक राज्यों का सहमति आवश्यक होता है, लेकिन उसके अंतर्गत नहीं आएगा अनुच्छेद 4। तो आप समझ गए भाग 1। चलिए चलते हैं भाग 2 में। भाग 2 कहता है नागरिकता। भाग 2 क्या कहता है, नागरिकता, जो कि अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान जब बना था तो उन लोगों को नागरिकता दे दी गई थी शुरू में, जो देश के अंदर थे प्रारंभ में आजादी के बाद। यही हो गया, बस वेरी सिंपल है एकदम। नेक्स्ट है अनुच्छेद 6। अनुच्छेद 6 कहता है पाकिस्तान से भारत में आए लोगों को नागरिकता, किंतु अगर संविधान बनने के बाद आएंगे तो नहीं मिलेगी। मतलब जब देश आजाद हुआ था, संविधान बना था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगा था, आप लोग को जानकारी हो गई है। तो जब संविधान लागू होने से पहले, बनने से पहले जो आदि जो पाकिस्तान से भी चल आया है ना भारत, तो उसको नागरिकता दे देंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 7। अनुच्छेद 7 कहता है कि स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति जो संविधान बनने से पहले लौट आए हैं। माने कितना लोग थे कि अपना देश छोड़कर के भी चल गए थे पाकिस्तान, अगर वो बाद में आते हैं, लेकिन हाँ बाद में कब कट ऑफ डेट निर्धारित किया गया था कि मतलब लागू होने से पहले संविधान से, तो हम उसको नागरिकता दे देंगे। बल्कि वो भारत के ही थे, लेकिन किसी कारणवश उसका मन परिवर्तन हो गया था कि पाकिस्तान अच्छा है, पाकिस्तान चल गए, लेकिन वो फिर से जो आ गए भारत, तो हम उनको स्वतंत्रता दे देंगे। ऐसा अनुच्छेद 7 कहता है। चलिए अनुच्छेद 8 कहता है कि आप विदेश जा सकते हैं भ्रमण करने के लिए, पढ़ने के उद्देश्य से, नौकरी करने के लिए उद्देश्य से, तो भारत की नागरिकता आपको समाप्त नहीं होगी। यही कहता है अनुच्छेद कि आप वहां जाकर के रह सकते हैं, बशर्ते कि आपको वहां की नागरिकता नहीं लेना है। ठीक ना, वहां की नागरिकता आपको नहीं लेना है, तो आप जैसे कि आप भारत की नागरिकता बने रहेंगे। भारत की नागरिकता एकल नागरिकता है, वहां की नागरिकता जो आप एक्सेप्ट किए तो फिर भारत की नागरिकता चलेगी। अनुच्छेद 9 भी यही कहता है कि यदि जो आप विदेशी नागरिकता लेने पर ऑटोमेटिक भारत की नागरिकता को समाप्त हो जाएगी। मतलब आप कहीं विदेश में रह गए हैं या कहीं कोई विदेश का आप नागरिकता ग्रहण कर लिए तो भारत की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। मैंने उधर से सटे तो इधर से गए हैं। ठीक ना। अनुच्छेद 9 यही कहता है। चलिए अनुच्छेद 10 रखते हैं। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी कार्य ना करें। समझ गए ना। भारत की नागरिकता तब तक बनी रहेगी जब तक आप देश विरोधी ना कार्य करेंगे। कि अब मान लीजिए युद्ध हो रहा है, अब आप अपना जो हमारा विरोधी देश है उसको सहायता पहुंचा रहे हैं, उसको गुप्त सूचना दे रहे हैं, तो ये देश विरोधी कहा जाता है, इसको देशद्रोह का आरोप लगता है, उससे नागरिकता छीन ली जाती है। अब ऐसे आपको कोई भी नागरिकता नहीं छीन सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 11 लास्ट है। 5 से 11 बताया कि नागरिकता से संबंधित है। 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून संसद बनाती है, और संसद में विशेष रूप से जिम्मेवारी इसको गृह मंत्रालय को दिया गया। इसी के चलते जैसे कि आप देखते होंगे कि नागरिकता संशोधन अधिनियम में आया 1955 में आया, फिर 55 के बाद 31 साल बाद जैसे कि 86 में आया, 2003 में आया, इधर एनआरसी आया। तो इसी के रिगार्डिंग यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है कि आप उस पर नागरिकता दे सकते हैं, इससे संबंधित कानून बना सकते हैं। चलिए अब आगे भाग 3। भाग 3 आपका वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, जो कि 12 से 35 आता है। ये मूल अधिकार है, इसको कहते हैं कि ये 12 से 35 से इसका चलता है। अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 है कि राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में दिया गया। राज्य क्या है तो आपको पहले भी बताएं कि राज्य कहने का सेंस ये नहीं हुआ कि हाँ उत्तर प्रदेश वाला राज्य बिहार वाला राज्य। राज्य कहने का सेंस
जो स्वतः अपना कानून बना सकता है, बहुत लोगों का एक तरह से संगठन बोल सकते हैं। जैसे आप एयरपोर्ट अथॉरिटी भी एक तरह से राज्य है, आपका सेल भी एक तरह से अपना स्टेट कह सकते हो, एनजीसी हुआ, भेल हुआ, ये सब विभाग हो, बिजली विभाग हो गया, ये सब एक तरह से स्वतः राज्य है। राज्य करने का सेंस ये हो गया, ठीक ना। इसमें की परिभाषा दिया गया अनुच्छेद 12 में। अनुच्छेद 13 कहता है अल्पीकरण। यदि हमारे मूल अधिकार का कोई अधिकार, कोई दूसरा मूल अधिकार इस मूल अधिकार को काटे तो उसको कम किया जा सकता है, मैंने उस पर रोक लगाया जा सकता है। इसी कारण अल्पीकरण का 13 में कहा गया, समझे ना। चलिए नेक्स्ट है 14। 14 तो विधि की समक्ष समानता, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। 15 यही कहता है लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान के आधार पर आप सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं, नियमतः रोक है। लिंग के नाम पर, जाति के नाम पर कि हाँ फलना धर्म है, आजकल देखते होंगे इसका जैसे कि गांव लोग में ज्यादा इसका यूज होता है, लेकिन नहीं, शहर लोग में तो आप लोग शिक्षित हो गए हैं तो जैसे कि इतना नहीं होता है, लेकिन इस पर संविधान रोक लगाता है। चलिए नेक्स्ट है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता मतलब जो सरकारी नौकरी निकलता है उसमें सबको अवसर समान दिया जाएगा, लेकिन इसके समानता तो है, लेकिन जो पिछड़े वर्गों के लिए लोग हैं उसके लिए आरक्षण की व्यवस्था है कि हाँ थोड़ा सा इनको पुशअप कर दिया जाए, इनको कम नंबर पर उठा लिया जाए तो भी अपना समाज में जैसे कि अपना एक समानता के लेवल पर आ सके। जैसे जो लोग आगे निकला हुआ है, जो पिछड़ा हुआ है उसको थोड़ा सा नीचे से पुशअप करते हैं, तो जैसे कि समानता इसको समय समय पर आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। 10-10 साल का, शुरू में 10 साल के लिए बनाया गया था कि 10 साल में लोग कंपेयर में आ जाएंगे, लेकिन ये राजनीतिक लोग इसको बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे भी अभी समानता नहीं आ पाई, इसलिए 10-10 साल के लिए बढ़ाया जा रहा है। चलिए समझ गए लोक नियोजन में समानता, लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की चर्चा भी है। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 17 छुआछूत का अंत करता है, टचलेबिलिटी, इसको अंत करता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 18 कहता है उपाधियों का अंत। आप विदेश से कहीं से कोई उपाधि का नहीं रख सकते हैं, नहीं आप वहां का पुरस्कार ले सकते हैं। जिसे पहले महाराजा नाम से रखते थे उपाधि की, महाराजा फलना, तो नहीं है, अब आप देश में नहीं अपना उपाधि नहीं लगा सकते हैं, सरनेम में नहीं लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन आप शिक्षा के नाम पर लिए हैं कि ग्रेजुएट है या डॉक्टर है या इंजीनियर है, तो ये पद को ये बताता है, इस शिक्षित के एक तो तरीका दिखाता है कि हाँ ये शिक्षा लिया हुआ है, ना कि यह दिखाता है कि उपाधि लिया हुआ है, समझे ना। तो आप भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 22, सॉरी अनुच्छेद, नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 19। 19 क्या कहता है? 19 कहता है कि 19 से 22 हो गया आपका स्वतंत्रता का अधिकार। 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता, झंडा लगाने की स्वतंत्रता, पुतला फूकने की स्वतंत्रता। जैसे आप देखते होंगे कि पुतला फूका जाता है नेता लोग को, तो क्यों फूका जाता है? क्योंकि पुतला फूका जाता है विरोध प्रदर्शन के लिए, तो आप पुतला फूक सकते हैं, आरटीआई से जवाब मांग सकते हैं, कोई भी विभाग से, कोई विभाग का क्या स्टेटस है, किसी के बारे में जानकारी लेना है तो। प्रेस की स्वतंत्रता, आपका मीडिया लोग भी इसी के अंतर्गत आते हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं सरकार से, ठीक ना। और दूसरा है अनुच्छेद 19 के 2 में बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, मैंने बिना हथियार के आपस में सभा कर सकते हैं। जब सभा कीजिएगा तो संगठन बना लीजिएगा, अनुच्छेद 3 कहता है, 19 के 3 कहता है कॉलम, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है बिना रोक टोक के चारों घूमने की स्वतंत्रता, भारत में किसी क्षेत्र में बचने की स्वतंत्रता। 5 हो गया। छठा हो गया संपत्ति का अधिकार, जो कि अब निरस्त कर दिया गया, निर्मित कर दिया गया, क्योंकि इसको 300 के कम उठा कर रख दिया गया। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है, ये आपका संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार हो सकता है, लेकिन मौलिक अधिकार आपका नहीं है, ठीक ना। नेक्स्ट हो गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाकर के बस गए तो जैसे कि आप अपना रोजगार स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आप समझ गए, एक बार इसको याद करने का बता देते हैं। पहले बोलने की स्वतंत्रता हो गया, जब बोलिएगा तो सब लोग सुनेगा, तो बिना हथियार के आप एक सभा बना सकते हैं, सभा कर सकते हैं, तो सब लोग सुनेगा। तब संगठन बना लीजिएगा, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, फिर संगठन बना लिए, चलिए बिना रोक टोक के पूरे देश में कहीं भी चाहो तो घूमने की स्वतंत्रता आपका हो गया। किसी क्षेत्र में आप बच सकते हैं, जहां आपको इच्छा है कि हाँ हमको राजस्थान जाना है, उत्तर प्रदेश, वहां आप जमीन खरीद के बच सकते हैं। फिर संपत्ति का अधिकार आपको बीमित कर दिया गया है। तो नेक्स्ट बचा अनुच्छेद 7 नंबर 19 का 7 हो गया व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, आप वहां बस गए तो कुछ व्यवसाय तो कीजिएगा, नहीं तो व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता है, समझे ना। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 कहता है इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें एक गलती की एक सजा मिलेगी। एक गलती कोई गलती की है अभी जो, तो उसका सजा है 5 साल का, तो 5 साल का एक बार मिल गया तो दोबारा सजा नहीं मिलेगा। दूसरा कहता है सजा उस समय के कानून के आधार पर दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई गलत आप काम किए, आपको पुलिस पकड़ के ले गई, उसके बाद पुलिस का जज के पास प्रस्तुत किया, तो फिर जो केस चलता है तो लंबा केस चलता है, तो मान लीजिए आपका फाइनल रिपोर्ट कोर्ट 5 साल के बाद सुनाया, तो अभी जो उसके दरमियान में उस घटना के करने पर जो सजा था बढ़ गया है, तो जो पहले आप जिस टाइम जो गलत काम किए थे उसी के अनुसार आपको सजा मिलेगी, ना कि बाद में चेंज किए के अनुसार, समझे ना, परिवर्तन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट है 3 नंबर में हो गया 20 के 3 हो गया, सजा के बाद भी कैदी को संरक्षण दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए देखते होंगे पुलिस लोग पकड़ता है तो उसको मुंह में टोपी लगा देता है, मास्क लगा देता है, ताकि पकड़ने का सेंस ना हुआ कि वो आरोपी है। जब तक कि कोर्ट आपको ना कह दे कि हाँ आप आरोपी हैं, तब तक नहीं कर सकते। इसीलिए ढक दिया जाता है कि मान लीजिए वो आरोपी नहीं निकला, तो फिर उसको समाज में चलने के लिए ठीक ना लगेगा, उसको लोग दूसरी नजर से देखेंगे, समझे ना। इसीलिए उसको संरक्षण की चर्चा किया गया है 3 में 20 के 3। चलिए नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसी कारण से अधिक धुआं वाला वाहन या हेलमेट लगाने को कहता है। इसी में आपका निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है, आधार का मामला आया था कैसे काम है, ठीक है ना। आपात के दौरान भी 20-21 को निलंबित नहीं कर सकता। इतना इंपॉर्टेंट है कि अनुच्छेद 20-21 सब अनुच्छेद के अपेक्षा, मूलाधिकार की अपेक्षा अनुच्छेद 20-21 को आपातकाल
आपातकाल के दौरान भी आप इसको सरकार निलंबित नहीं कर सकता है। सबको थोड़ा बहुत कम कर सकता है, लेकिन आपको 20 एकड़ इसको नहीं कर सकता। 21 के क्रम में जो कि बाद में जो आगे आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है। समझ गए ना, सरकार का जिम्मेदारी है कि निःशुल्क शिक्षा दे 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को। चलिए नेक्स्ट अनुच्छेद 22, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है, गिरफ्तारी से रक्षा करती है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता है जो कि गिरफ्तारी से रक्षा करती है। मान लीजिए कोई पुलिस आपको पकड़ने आई तो पहले आपको गिरफ्तार करने से पहले वो वारंट बताएगा कि हाँ इस काम से आपको हम पकड़ रहे हैं, ठीक ना। उसके बाद उसकी जिम्मेदारी होती है कि 24 घंटा के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाना है। आप कोई भी पकड़ के ले गया है तो ज्यादा देर तक आपको रोक नहीं सकता है, 24 घंटा के अंदर। हाँ ध्यान रहे कि आने या जाने का समय को छोड़ करके उसको जज के पास प्रस्तुत करना होता है। उसके बाद गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का अधिकार है। ये 3 हो गया, 22 के 3 हो गया कि आप अपना मन से अपना इच्छानुसार अपना वकील हायर कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए तो आप समझ गए 22 तक। अब आगे आपका 23 में आपका हो गया कि बंधुआ मजदूरी आप किसी से नहीं करवा सकते हैं, समझे ना। किसी भी व्यक्ति को बालात श्रम, बेगारी, बंधुआ मजदूरी नहीं करवा सकते। मैंने किसी को जिससे काम लिए उसको पैसा नहीं दिए, या तो बेगारी हो गया आपका, मजदूरी हो गया कि दिए भी तो उचित ना दिए, जो कि गलत है। तो ये सब आप नहीं करवा सकते। या इसको ह्यूमन ट्रैफिक भी कर सकते हैं कि बच्चे लोग को बेच देना इधर उधर, फिर उसको मिसयूज करता है लोग, तो ये सब आप नहीं करवा सकते। अनुच्छेद 23 कहता है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 से कम बच्चों को खतरनाक काम में ना लगा सकते हैं। अनुच्छेद 14 जैसे अब बहुत ऊंचा में काम करना है, खतरनाक काम करना है, या जैसे आप तमिलनाडु में आपका शिवकाशी के स्थान पर पटाखा वगैरह बनता है तो वह खतरनाक फैक्ट्री है, कर सकते हैं। तो वहाँ बच्चों को आप 14 वर्ष से कम है तो वहाँ उसको आप इस्तेमाल यूज नहीं कर सकते हैं, काम नहीं करवा सकते हैं उससे। 14 ही कहता है। चलिए 25 से 28 आपका फिर हो गया। अनुच्छेद 25 से धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 के अनुसार हो गया कि अंतःकरण की स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं। अनुच्छेद 26 हो गया, वही है, धर्म की स्वतंत्रता ही है, लेकिन ये सामूहिक रूप से, कि मतलब जैसे देखते होंगे कि हवन होता है, यज्ञ होता है, बहुत लोग मिल के आपस में करते हैं, या सड़क पर नमाज लोग पढ़ने चले आते हैं, मुस्लिम भाई लोग, तो ये हो गया धर्म की स्वतंत्रता के कारण ही है, कर सकते हैं। देखते होंगे दशहरा में सब बहुत दूर दूर तक टेंट वगैरह लगता है, तो अनुच्छेद 26 के तहत आजादी है, ठीक ना। अनुच्छेद 27 कहता है धार्मिक कार्यों पर लिया गया धन पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक कार्यों में आप चंदा जमा किए हैं तो उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा। 28 कहता है सरकारी धन से चल रहे संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट है। 28 अनुच्छेद 28 यही कहता है कि सरकारी धन से कोई भी संस्थान चल रहा है उसके लिए धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। 29 30 आपका अल्पसंख्यक से संबंधित है, समझे ना। 29 30 हो गया अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण है, और 30 भी अल्पसंख्यक को शिक्षा का संरक्षण है। मतलब अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण है यही है कि मान लीजिए कोई स्कूल है तो वहाँ आप अल्पसंख्यक है। पहला नंबर तो बता दें कि अल्पसंख्यक वहाँ के जो सरकार होता है स्टेट का अल्पसंख्यक है कि नहीं वो निर्णय लेता है। नॉर्मली इसे 10% से कम जिस धर्म के लोग रहते हैं उसको अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक ना। तो अल्पसंख्यक का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 है। 30 आपका हो गया कि यदि जो अल्पसंख्यक को लगे, मान लीजिए कोई स्कूल में पढ़ने जा रहा है तो 10 लोग हिंदू है, एक मान लीजिए पंजाबी भाई लोग आ गए, तो अपना टोपी पहने जो रहते हैं तब उनको लगता है, सब लोग उनको दूसरी निगाह से देखते हैं तो थोड़ा असहज महसूस करते हैं। या जैन दिगंबर वाले लोग आ जाएंगे जो कि नंगे रहते हैं तो पढ़ने के लिए आएंगे तो उनको जैसे कि थोड़ा प्राउड फील होगा। तो सरकार की जिम्मेदारी होता है 36 के तहत कि उसे शिक्षा संरक्षण के तहत अलग से पढ़ाया जा सकता है, जैसे कि आपको मदरसा में पढ़ाया जाता है या फिर संस्कृत विद्यालय हो गया, तो यह सरकार का दायित्व है, ठीक है ना। 36 को शिक्षा संरक्षण। चलिए नेक्स्ट है 31। इसमें पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है। वही संपत्ति का अधिकार जो था, जो पैतृक संपत्ति का अधिकार था उसकी चर्चा की गई अनुच्छेद 31 के तहत, जो कि अब निरस्त करके अनुच्छेद 300 के कम रख दिया गया है। या कानूनी अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए किया गया कि पहले देखा जाता था कि मान लीजिए सरकार विकास के लिए रोड बना रही है तो बहुत दूर से साइड में सड़क बिछाते हुए आ गई है, तो बीच में उसका जमीन आ गया तो बेचने से इनकार कर देता था। बेचता नहीं था कि सरकार को नहीं देना चाहता था कि मेरा मौलिक अधिकार हम आपको नहीं देंगे, यह मेरा दादा की निशानी है, या कुछ किसी काम से मतलब नहीं देंगे। तो फिर सरकार को क्या होता था कि वहां से फिर रोड घुमाना होता था, क्योंकि उसका तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 32 के तहत वो कोर्ट चला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, या तो 226 के तहत वो हाई कोर्ट भी जा सकता है, क्या वहां से उसको जैसे कि जितना मिल जाती थी। तो ऐसा था कि परेशानी हो गई थी, इसीलिए उसको उठा करके कानूनी अधिकार में दे दिया गया 300 के कम में, ताकि अब सरकार आप मार्केट का जो वैल्यू है उसका रुपया भले आपको दे देगी लेकिन जमीन ले लेगी, ठीक ना। ये आपका मौलिक अधिकार नहीं है। चलिए दोस्तों, तब फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट समझाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।